तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। ये हमारी इज्जत का सवाल है। तोर चढ़ल बाजवनिया गोरिया जान मारे। हमने अपनी जिंदगी में दो चीजों का हिसाब कभी नहीं रखा, टेंडर में बोली और गुस्से में गोली। मधुरी वचनिया सैया जान मारेला। तो मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। भोजपुरी फिल्म में दशकों तक हीरो के साथ विलन के किरदार में आप इन्हें खूब पसंद करते हैं। भोजपुरी सिनेमा में विलेन की भी भूमिका बहुत खास होती है और बहुत खास मानी जाती है। विलेन को लेकर एक ऐसा कलाकार जो हीरो के बाद विलेन बन गया, और ये बहुत बड़ा विलन भोजपुरी के सदाबहार अभिनेता कुणाल सिंह, जिन्होंने खुद फिल्म निर्माताओं से विलन बनने की इच्छा जाहिर की थी और इस भूमिका में सभी के दिल उन्होंने जीत लिया। कुणाल सिंह एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज कुणाल सिंह इंडिया वॉइस पे हमारे साथ होंगे और वो अपने अनुभव साझा करेंगे। काफी लंबा करियर उनका रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। कुणाल जी, इंडिया वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और सबसे पहले मैं देश के उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी, और तमाम हमारे दर्शकों को प्रणाम करता हूं। जी ठीक है, चलिए कुणाल जी, अब आपने नमन किया, हमारा भी नमन उन शहीदों को। अब आपके 40 साल के करियर की बात की शुरुआत करें। दर्शक लगातार ये चाह रहे थे कि आप इंडिया वॉइस को अपना वक्त दें, तो भोजपुरी फिल्म में आपने करियर की शुरुआत 1980 से प्रदर्शित फिल्म कल हमारा है से शुरू की। सर, यहाँ जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके पिताजी राजनीति से थे और अब आप उस समय राजनीति छोड़ के, मतलब पिताजी चाहते थे कि आप उनकी विरासत में आए, लेकिन आप अलग ही ट्रैक पे गए, तो कैसे? जी देखिए, बचपन से मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं वो काम करूंगा जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। जी, पिताजी राजनीति में थे, मंत्री भी थे जी, और वकालत भी करते थे। हाँ। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब कुछ था। तो मेरे सामने या तो कलाकार बनना था, या मिलिट्री में जाना था, या क्रिकेटर बनना था। जी, लेकिन मैं क्रिकेट का भी बहुत शौक रखता था जी। और अपने कॉलेज से और क्लब से बहुत खेला हूँ। लेकिन उस समय बिहार में बहुत अच्छा भविष्य बन जाएगा, हाँ, ऐसी कोई रूपरेखा नहीं बनी थी। और मिलिट्री में मैं नेवी में जाना चाहता था। इसी बीच मेरे चंद दोस्तों ने कहा कि यार, नाटक एक उस समय हिंदी नाटक के प्रचार प्रसार के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डायरेक्टर हर प्रदेश में जाते थे और लोकल टैलेंट को लेके वो वहां नाटक करते थे। जी, तो एक नायक की उन्हें तलाश थी और मेरे दोस्तों ने जो नाटक करते थे उन्होंने कहा कि यार तुम चलो और जरा डायरेक्टर साहब से मिल लो। और डायरेक्टर साहब ने मुझे देख के कहा कि हाँ, ये लड़का नायक की भूमिका निभा सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए, जब वो नाटक की रीडिंग करने के लिए मुझे पुस्तक दी गई, जी, मुझे उस नाटक का नाम भी याद है, जनतंत्र जिंदाबाद। जी, और वो मैं किताब पढ़ नहीं पाया था, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और उस निर्देशक महोदय ने वो पुस्तक मेरे हाथ से छीन लिया और कहा कि यार, ये एक्टिंग कैसे कर सकता है ये लड़का जो किताब लेके पढ़ नहीं पाता। और वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिल में चुभ गई। हाँ, और फिर मैं पटना के रंगमंच से जुड़ा, रेडियो से जुड़ा और अपने भविष्य को तलाशने मुंबई आ गया। बिल्कुल। तो पिताजी की इच्छा के विरुद्ध मैं फिल्मों में आया था। बिल्कुल। लेकिन इत्तेफाक देखी कि जिस राजनीति से डर के मैं भागा मुंबई, 2010 में फिर मैं राजनीति में ही ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी और 2014 का लोकसभा का चुनाव भी मैं लड़ा था। जी कुणाल जी, आपने बताया कि आपके हाथ से पुस्तक छीन ली गई, लेकिन वे
ये वही कुणाल जी हैं जिनकी 1983 में फिल्म आई गंगा किनारे मोरा गांव रे। इस फिल्म ने सर इतिहास रच दिया। वाराणसी के एक थिएटर में ये फिल्म 1 साल 4 महीने तक लगी रही। शायद डायरेक्टर साहब सोच रहे होंगे ये मैंने क्या कर दिया था। जी हाँ, देखिए वो फिल्म भोजपुरी की एक इतिहास मान सकते हैं जी। उतनी सफल फिल्म आज तक भोजपुरी सिनेमा में नहीं है जी। और सिर्फ भोजपुरी भाषा के दर्शकों ने, भाषा भाषियों ने उस फिल्म को नहीं देखा। मुंबई शहर के मिनर्वा चित्र मंदिर में जहां शोले जैसी बड़ी फिल्म लगी थी, वहां इस फिल्म में 4 शो में 4 हफ्ते चले थे जी। तो निश्चित रूप से गैर भाषाई जो थे, जो भोजपुरी भाषा जिनकी नहीं है, जरूर उन्होंने भी फिल्म को देखा होगा। और मुझे लगता है कि फिल्म की कोई भाषा नहीं होती है, वो चाहे जिस भाषा में बनाई जाए, दर्शकों के लिए एक सिनेमा का अपना लैंग्वेज होता है जो उनके दर्शकों के समझ में आ जाता है, जो उन्हें हंसाता है, रुलाता है, गुदगुदाता है, सब कुछ करता है। बिल्कुल। कुणाल जी, आपको भोजपुरी फिल्म का अमिताभ कहा जाता है। सर, जब आप ये शब्द सुनते हैं तो कैसा लगता है? आपने अमिताभ के साथ एक फिल्म भी किया, गंगोत्री। जी देखिए, सदी के महानायक तो एक ही हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, आप तुलना करते हैं, शायद मेरे अभिनय को आप दर्शकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी पसंद किया है जी। जैसे अमिताभ जी के अभिनय को बच्चों से लेकर बूढ़े तक पसंद करते हैं। शायद ये वजह रही होगी। और हमारे यहाँ एक प्रचलन है, चलन है जी। कि हम तुलनात्मक दृष्टि से किसी का मूल्यांकन करते हैं। शायद ये वजह रही होगी। अच्छा भी लगता है और ये लगता है कि मैं ऐसे महान हस्ती से जोड़ा जा रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं अपनी मेहनत पर मुझे गर्व भी देता है। सर, आपने इंडस्ट्री में लगभग 4 दशक गुजार दिए हैं, लगभग 40 साल हो गए हैं। इतने लंबे करियर की अगर आपकी बात किया जाए, पहले आप हीरो थे, फिर नायक के किरदार में आए, फिर खलनायक। तो सर, नायक से आप खलनायक जब बनने आए तो आपने क्या सोचा कि एक हीरो जिसका काम होता है पीटना और खलनायक को आप देखते ही रहते हैं किस तरीके से मार खाना होता है, और एक ऐसा चेहरा जो दर्शकों ने वो अपने जहन में बैठा लिया था कि कुणाल सिंह मतलब हीरो, फिर आप खलनायक के बारे में कैसे सोचने लगे? जी, दरअसल क्या है कि पिछले 16 वर्षों तक मैं नायक की भूमिका में रहा, एक पॉजिटिव किरदार करता था। हाँ। उसके बाद चरित्र अभिनेता बना तो हमेशा ही मुझे अच्छे इंसान का किरदार दिया गया। लेकिन एक अभिनेता के मन में एक तड़प होती है जी। और जब मैं नायक नहीं था, जहां मेरी सीमाएं बंधी हुई नहीं थी, तो मैं खुले आसमान में एक पंछी की तरह उड़ना चाहता था जी। अपने अभिनय के अलग अलग रंग लेकर अपने दर्शकों के बीच में जाना चाहता था। और ये बात मैंने एक बहुत मशहूर और मंजे हुए निर्देशक सुनील प्रसाद जी से जिक्र किया कि अच्छा आदमी बन के थक गया हूँ, अब मुझे अब ये देखना है एक बुरा इंसान के रूप में मैं कैसे स्वीकार किया जाता हूँ जी। और हिंदी फिल्मों की बहुत चर्चित अभिनेत्री कोमिता जी निर्मात्री थी। फिल्म का नाम था माटी, जिसमें पहली बार मुझे खलनायक की भूमिका करने का मौका मिला जी। और लोगों ने तो बहुत सराहा। हाँ। कि मैंने बहुत अभिनय अच्छा किया जी। लेकिन मैं और रवि किशन जब मुजफ्फरपुर के सिनेमा हॉल में इस फिल्म के प्रीमियर पे थे और क्लाइमेक्स में जब हीरो मुझे मार रहा था जी, तो सिनेमा हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था जी। और मैं हैरान था और मैंने रवि की शक्ल देखी, रवि किशन की शक्ल देखी और मैंने कहा रवि, हीरो विलेन को मारे और सन्नाटा सिनेमा हॉल में, मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उसने कहा कि कई वर्षों से मैं भी अभिनय कर रहा हूँ, प्रक्रिया को मैं भी नहीं समझ पाया।
लेकिन जब शो खत्म हुआ और हम निकलने लगे, हाँ, और बाहर जो दर्शकों ने था वो सराहना के साथ साथ मुझे एक नसीहत भी दिए। जी, उन्होंने कहा कि आपने भैया अभिनय तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। जी, तो मैंने कहा कि दर्शकों का ये फैसला सर आंखों पर। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि दर्शक जिसको जैसे होता है ना, आप रामचंद्र भगवान या हनुमान जी को आंखों से देखे नहीं है, जी, लेकिन चित्रकारों ने जिस छवि को आंका है, हम उसकी कल्पना करके उन्हें उसी रूप में देखने लगे। बिल्कुल। तो शायद मेरे बारे में दर्शकों का यही विचार है। इसी वजह से इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अब खलनायक नहीं बनूंगा। बिल्कुल। एक बात मैंने आपके विषय में ये पढ़ा है कि जब पढ़ रहा था तो मैंने सुना कि आप जब खलनायक बनने गए तो आपने कहा कि एक बुरा कैरेक्टर में जा रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर का जो सौंदर्य है, एक जो सॉफ्टनेस था, आपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से ये कह दिया था कि मैं कभी रेप सीन नहीं करूंगा और अपने फिल्म में कभी किसी लड़की को छेड़ूंगा नहीं। यानी ये आप कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर देना चाहते थे कि फिल्म जो है उसमें इस तरीके कैरेक्टर नहीं दिखाया जा सकता है। जी हाँ, देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कुछ बोलने के पहले। बिल्कुल सर। एक शराबी जिसको पूरा समाज कहता है ये शराबी है, शराब पी लेता है, वो गलतियां करता है, तो कई लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो शराब पी लिया इसलिए से बहक गया। लेकिन मैंने कभी भी उस शराबी को अपनी माँ और बहन को छेड़ते हुए नहीं देखा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसके जहन में ये जरूर इतनी समझ रहती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है जी। और मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ। इसलिए मैंने निर्देशक महोदय से कहा कि मैं रेप सीन नहीं करूंगा जी। मैं किसी लड़की को थप्पड़ नहीं मारूंगा, बिल्कुल, मैं उसे छेड़ूंगा नहीं। बिल्कुल। और उन्होंने मेरी बात रखी और मुझे इन चीजों से दूर रखा। बिल्कुल सर, आपको साल 2012 में राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी थे तो आपको राष्ट्रकवि दिनकर अवार्ड से भी नवाजा गया आपके शानदार अभिनय के लिए। सर कैसा लगा जब आपको ये पुरस्कार मिला? मैं बताऊं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है। जब उस राष्ट्रपति भवन के मंच पर मैं खड़ा हुआ तो पहली बार मुझे बिहारी होने के साथ साथ भोजपुरिया होने का एक बहुत भीतर से गर्व महसूस हुआ कि मैं उस प्रदेश का हूँ जिस प्रदेश की भाषा भोजपुरी है। बिल्कुल। उसके लिए आज हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के सामने मैं इस राष्ट्रपति भवन में खड़ा हूँ। एक बहुत गर्व हुआ, उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ कि अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी भाषा की फिल्मों को बचाने के लिए, इन फिल्मों को अश्लीलता से दूर रखने के लिए, कुणाल तुम भूखे मर जाना लेकिन कभी समझौता नहीं करना। वाह। कुणाल सर, एक बात यह है कि आप के लिए किशोर कुमार ने सिर्फ भोजपुरी फिल्म के लिए एक गाना गाया है और वो फिल्म का जो किरदार था आपने अभिनय किया, सिर्फ एक गाना, आज तक वो रिकॉर्ड है। सर क्या कहेंगे? जी हाँ, वो फिल्म थी धरती मैया जी, और उसके निर्माता स्वर्गीय श्री अशोक चंद्र जैन जी थे जी, जो मुझे बहुत प्यार करते थे और वो पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे अंदर की प्रतिभा को पहचाना था और मुझे मौका दिया था। तो उस फिल्म में मैं हैरान था और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये गाना जो किशोर कुमार जी गा रहे हैं जी, ये मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा जी। और मैं इतना उत्साहित था कि उस गाने की रिकॉर्डिंग में गया। मैंने किशोर कुमार जी को पहली बार गाते हुए देखा और सोचने लगा कि इस लाइन पर मैं ऐसे एक्शन करूंगा, वैसे एक्शन करूंगा। सीख रहा था तब, अभिनय उतनी मैच्योरिटी नहीं थी जी। मुझे क्या पता था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो डांस डायरेक्टर शूटिंग के समय सारा कुछ बदल देगा। बिल्कुल। लेकिन
खुशनसीब हूँ मैं जी कि किशोर कुमार जी ने एक ही गाना गाया जी। और वो मेरे ऊपर पिछड़ाई हुआ। कुणाल सर, आपके लिए किशोर दा ने इतना शानदार गाना गाया और आज के जनरेशन में ये कहा जा रहा है कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता परोसी जाती है, लेकिन इसके विषय में आप क्या कहेंगे? एक तरफ भोजपुरी और बॉलीवुड को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, अश्लीलता भोजपुरी के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। जी। और आज नेटफ्लिक्स पे जो फिल्में आ रही हैं या हिंदी फिल्मों की अश्लीलता के बारे में कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि ये पहले से वहां मौजूद रहा है। जी। हमारी भोजपुरी फिल्मों में ये कभी नहीं था, ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये हमारे रीति रिवाज में नहीं है। इसीलिए अश्लीलता अभी जो आ गया है इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन ये गलत है। जी। देखिए, किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की सफलता जब तक उस भाषा को जानने वाली महिला हमारी दर्शक नहीं होंगी तब तक नहीं हो सकती, चाहे बंगला हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, तमिल, तेलुगु, जिस भाषा की आप बात कर लीजिए। हिंदी फिल्मों के दर्शक एक कॉस्मोपॉलिटन दर्शक होते हैं जी। और भोजपुरी फिल्में की जो दर्शक है वो हिंदी बहुत आसानी से समझते हैं जी। तो कहीं न कहीं जिंदगी के बहुत करीब होने से जो भोजपुरी दर्शक है वो भोजपुरी फिल्मों में अपने रीति रिवाज, अपने गीत, अपने संस्कार को देखना चाहता है। और हमारी संस्कृति के प्रचलित है कि बच्चा जन्म ले, शादी हो, छठ के गीत, अगर आप धान रोप रहे हैं तो उसके गीत, छप्पर छवा रहे हैं तो उसके गीत, न जाने कितने गीत है जी। तो हम वो देखना चाहते हैं जो आज नहीं है, उससे भोजपुरी फिल्में दूर हो गई हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ कि आज जो प्राइवेट म्यूजिक एल्बम बनने लगे जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई सेंसर नहीं है, बिल्कुल, और वैसे गली गली में लोग रिकॉर्ड करके और 2 रुपए कमाने के लिए उस तरह के गीत बनाते हैं जहां हमारे नौजवान बहक जाते हैं और वो सुनते हैं। और ये जिंदगी की सच्चाई है कि अश्लीलता नौजवानों को तुरंत और ज्यादा आकर्षित करती है। तो ये हम तमाम दर्शकों को जो भोजपुरिया भाषा भाषी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे अश्लील गीतों का बहिष्कार करें जी। और मैं साथ ही हमारे इंडस्ट्री के आज के उन दौर के जो उन तमाम बड़े अभिनेताओं को, निर्माता, निर्देशकों से अनुरोध करता हूँ जी कि कृपया हम जो हैं हमें वो रहने दीजिए। बिल्कुल, ऐसी स्थिति मत कीजिए कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूला। हमारी जो पहचान है वो रहने दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार ये आपके विचार हैं। कुणाल सर, एक सवाल ये कि कहा जाता है कि आपके पिताश्री बुद्धदेव सिंह जी विधायक थे, बाद में वो मंत्री हुए। तो सर, एक सवाल आप राजनीति से जुड़े हुए मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप उस समय राजनीति पे बोल रहे थे तो मैं वो समय मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। लेकिन सर, मैं ये सवाल कि आप जब ये सोचे कि आप राजनीति में आएंगे तो आपने पटना साहिब से चुनाव भी शायद लड़ा, फिर इसके बाद आप दूसरे स्थान पर है, तो क्या वजह रही कि सर आप वहां फाइट नहीं कर पाए? जो रियल हीरो, जो रील का हीरो था, वो रियल का हीरो नहीं बन पाया? देखिए, राजनीति माहौल और एक हवा सी चलती है जी। 2014 में मैं चुनाव लड़ रहा था और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की नीतियों से लोग नाराज थे। जरूर कुछ कमियां रही होंगी, ऐसा नहीं कहता मैं। और आज के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे जी। और वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा था कि जैसे हिंदुस्तान की तकदीर बदली जा सकती है जी। और लोगों ने उन पर विश्वास किया। तो उस रॉ में लोगों ने
लोगों का जितना प्यार मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिल पाया। मैं विजयी नहीं हुआ। हमारे बड़े भैया जी शत्रुघ्न सिन्हा जी वो बीजेपी से उम्मीदवार थे, वो जीते। लेकिन ठीक है, ये राजनीति है। हम अपने अपने नीतियों और विचार के साथ जनता के बीच जाते हैं। अगर जनता को हमारे विचार, हमारी नीतियां अच्छी लगती हैं तो वो हमें साथ देते हैं। बिल्कुल। और ये राजनीति में हार जीत लगी रहती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आप उन नीतियों पे विश्वास करके उस पार्टी के सदस्य बने हैं जी। और आज मैं देख रहा हूँ कि सत्ता पाने के लिए लोग पार्टी बदल देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसी तरह की बात है जैसे कोई अपना चरित्र बदल देता हो। तो मैंने वो नहीं किया। हारा हूँ लेकिन जिंदगी से नहीं हारा, नीतियों की लड़ाई से नहीं हारा हूँ। लड़ूंगा और एक दिन जनता जरूर मुझे जिताएगी, मुझ पर विश्वास करेगी। बिल्कुल। ये तो आपकी राजनीति के सफर की बात रही। आप जैसे रियल के हीरो हैं, रील के हीरो हैं, हर तरीके से हीरो हैं सर। हम लोग के दिल में आप रहते हैं। एक सवाल न्यू कमर्स लगातार ये जानना चाहते हैं कि अगर कहते हैं कि अगर जिनके गॉडफादर नहीं होते हैं इंडस्ट्री में, अगर वो आते हैं सर, उनके सामने तमाम तरीके के चैलेंजेस रहते हैं, तो किस तरीके से वो इंडस्ट्री में आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर्ड करके आए? क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत किया है। आज के युवा अपने आप को थोड़ा फास्ट समझता है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे जरूरी है धैर्य जी। जिसमें धैर्य नहीं होगा वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता है। आप किसी मोहल्ले में एक नया दुकान खोलिए तो वहां भी आपका व्यवसाय रातों रात नहीं जम सकता है। और हमारे आज की पीढ़ी, हमारे नौजवान, और उसमें मेरा बेटा भी अभी वो 20 फिल्मों में नायक बन के आ रहा है, आकाश, उसे भी समझाता हूँ कि जंग लड़ने में पहले हथियार चलाने की मास्टरी होनी चाहिए। बिल्कुल। अपनी तैयारी करो, अपने अंदर कोई कमी मत रखो। उसके बाद तुम जंगे मैदान में उतरो और लड़ाई लड़ो, ईमानदारी से लड़ो, सफलता मिलेगी। लेकिन तुम सोचोगे कि रातों रात मैं स्टार बन जाऊं, तो ये नहीं होता है। क्योंकि दर्शक है वो धीरे धीरे आपको प्यार करता है, आपके अभिनय को वो सराहता है। तो बचपन से लेके जवानी तक में जैसे सफर गुजरती है, वैसे जिंदगी की हर लड़ाई में वो सफर से गुजरना पड़ता है। तो मैं नौजवानों से कहूंगा, बिल्कुल, हौसला मत हारिए, अपनी तैयारी कीजिए और जंगे मैदान में रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। कुणाल सर, एक सवाल ये कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आते हैं इंडस्ट्री में, आने के बाद पहले तो ये कहते हैं कि गाड़ी रेल पे चल रही है, फिर कुछ दिन चलने के बाद गाड़ी डिरेल हो जाती है। तो ऐसा आखिरकार इंडस्ट्री में क्या है, लोग जो है अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं? देखिए, इस इंडस्ट्री की खास या जनता से जुड़ी हुई जो किरदार होते हैं, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, क्योंकि आपकी पहचान जनता ही बनाती है जी। और उस इंसान को कभी भी चमचों से बच के रहना चाहिए। बिल्कुल। आंख और कान खुले रखने चाहिए। अगर आप नेता हैं और आप अगर अभिनेता हैं जी, तो दर्शकों की या जनता की क्या प्रतिक्रिया है, उनकी समस्या क्या है, उनकी पसंद क्या है जी, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको किस रूप में देखना चाहते हैं जी, और आपसे वो क्या उम्मीद लगा के रखे, ये हमेशा समझते रहना चाहिए। बिल्कुल। हमारे कई ऐसे कलाकार जिनको सफलता मिलती है और जब वो समझने लगते हैं कि मैं खुदा हो गया हूँ और दुनिया मुझसे है, तो वो इस धरती का सबसे बड़ा मूर्ख है जी, क्योंकि उनसे दुनिया नहीं होती है, दुनिया से वो होते हैं। तो मैं तो यही आपके माध्यम से लोगों तक कहना चाहूंगा कि पैर जमीन पर रखें, लक्ष्य की ओर देखें
ईमानदारी पूर्वक काम करें तो आप अपनी जगह पे अमर हो जाएंगे। काफी बिल्कुल। वर्षों तक दर्शक आपको प्यार करें। कुणाल सर, एक लास्ट सवाल ये कि आप किसको मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके बाद अगर कोई जगह ले सकता है आपका, तो वो कौन सा ऐसा नायक है, खलनायक है जिसको आप बेहतर समझते हैं? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हर दौर का एक शहंशाह होता है। जी। मुझसे पहले भी थे सुजीत भैया, राकेश पांडे जी, नजीर हुसैन साहब जी, पद्मा खन्ना जी, लक्ष्मण शाहवादी जी, चित्रगुप्त जी। वो न होते तो हम न होते, बिल्कुल। और हम न होते तो तुम न होते। वाह। तो ये वक्त का एक शहंशाह होता है और एक खास इनिंग उस दौर में आपको खेलनी होती है। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उस दौर में आप ईमानदारी पूर्वक अपना काम कीजिए। तो जैसे मुझसे पहले कोई और था, मेरे बाद कोई और है, उसके बाद कोई और आएगा, तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे बाद यही वो जगह ले पाएंगे या उससे भी ज्यादा ऊपर जा पाएंगे। बिल्कुल। राजेश खन्ना जी का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, शो मस्ट गो ऑन। इसका मतलब लगातार कोई न कोई आता जरूर रहेगा। जी हाँ, ये तो प्रकृति है। कभी हम माँ के गोद में खेले हैं और आज हमारे गोद में बच्चे खेलते हैं। तो ये तो प्रकृति है, इस नियम को बदला नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कहा जी कि हमेशा ये समझना चाहिए कि आप खुदा नहीं है धरती से, आप बिल्कुल। आप ये मत समझिए कि आपसे धरती है। तो ये सोचेंगे तो जिंदगी में न कभी अफसोस होगा, न किसी बात का मलाल होगा। आप अपनी इनिंग जैसे कभी सुनील गावस्कर जी खेल के गए, बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर खेल के गए, आज विराट कोहली खेल रहे हैं। यानी मेहनत जो करेगा वही सफल होगा। कुणाल जी, आपने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शक लगातार आपसे जुड़े रहे और बातचीत करते रहे और सवाल भी वो पूछते रहे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एक बार फिर से आपको शुक्रिया। ये थे कुणाल सिंह जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है, कैसे उन्होंने अपने 40 साल के अनुभव को साझा किया इंडिया वॉइस के दर्शकों के साथ। उन्होंने बताया एक दौर वो था, एक दौर ये है। तो कुल मिला जुलाकर ये कहा जाए, अगर आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। नमस्कार। जान मारे ला गोरिया, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तोर चढ़ल बाजवनिया गोरिया जान मारे। हमने अपनी जिंदगी में दो चीजों का हिसाब कभी नहीं रखा, टेंडर में बोली और गुस्से में गोली। मधुरी वचनिया सैया जान मारला, तो मैं तुम्हें खोज निकालूंगा।